गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरविंद गोस्वामी आप लोगों को कक्षा 10 का NCERT पैटर्न का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। इसका जो हमने लेसन लिया है रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। इसके कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा है, जिनमें से संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया और दोहरा विस्थापन अपक्रिया। इसके अतिरिक्त हमने रेडॉक्स अपक्रिया भी पढ़ा है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि इसके बाद अगले वीडियो में हम रासायनिक अपक्रिया के कुछ खास पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो खास पार्ट खास ना होते हुए भी बहुत खास है, ठीक है। इसको हमें आसानी से समझ लेना है, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक है। कौन सी अपक्रिया? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, कि ऊष्मा शोषित करने वाली कोई अपक्रिया होगी। कहने का मतलब कि अपक्रिया में क्या होता है, कोई दो तत्व मिलते हैं, किन्हीं दो तत्वों का मिलाव होता है या किन्हीं दो यौगिकों का मिलाव होता है, जिनके कारण से एक नया उत्पाद बनता है, ठीक है। तो उस उत्पाद के बनने के उपरांत जो अपक्रिया कुछ ऊष्मा अवशोषित करती हो, कुछ गर्मी लेती हो, कुछ हीट लेती हो, तो वह ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूं अच्छे से, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया देख लीजिए। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ गर्मी अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। सिंपल सा इसका डिफिनेशन है और एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। KClO3 में 6O2 प्लस किया जाता है तो क्या होता है कि उत्पाद KCl बनने के साथ साथ 3O2 ऑक्सीजन अवशोषित किया जाता है, ठीक है, गर्मी के रूप में। ये चीज ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया लिख दिया है मैंने, इसका पूरा डिफिनेशन और इसका एग्जांपल भी समझते हैं इसको। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकली, ठीक है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है। इसमें एग्जांपल के तौर में देख लेते हैं हम। किसी 6H12O6 प्लस 6O2 को जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि 6O2 प्लस 6H2O ये दोनों विखंडित होके ऊष्मा भी बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप लोग, ये कैसी अपक्रिया है? अगर इसे एक हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो ये कौन सी अपक्रिया है, किस प्रकार की अपक्रिया है ये मेरे ख्याल से अपघटन अपक्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है, जिसमें ऊष्मा भी निकल रही है। देख लेंगे आप कि ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है जिसके 6 मॉलिक्यूल 6 परमाणु से इसका गुणा किया गया है, ठीक है। अगर इनको हम रिएक्ट करते हैं आपस में तो इनका विखंडन होता है 6O2 में 6H2O और प्लस हीट निकलता है, ठीक है, इसमें हीट निकलता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिए इसे। हमारा अगला हेडिंग होगा विकृत गंधिता, ठीक है। तो विकृत गंधिता क्या चीज होता है? देखिए, जैसे आप कढ़ाई यूज करते हो समोसा तलने के लिए या पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए, जलेबी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। जब किसी तेल को, ठीक है, किसी फैटी चीज को, किसी वसीय चीज को, किसी तेल को बार बार यूज करेंगे आप, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार का उपचयन हो जाता है, जिसके कारण से
वो बर्तन यानी वस्तु भी स्मेल करने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, और जो चीज आप उसमें पका के खाते हैं या जो चीज उसमें आप पकाते हैं वो भी खाने योग्य नहीं रहती, उसमें से भी दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, तो एक प्रकार की ये प्रक्रिया होती है कि जब किसी तैलीय चीज को, किसी तेलीय या आवासीय चीज को बार बार यूज करेंगे, बार बार प्रयोग में लाएंगे, ठीक है, उसे फ्रेश नहीं करेंगे, दोबारा साफ नहीं करेंगे उस चीज को, तो वो विकृत गंधिता के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, मतलब उससे बनाई हुई चीज खाने योग्य नहीं होगी, खराब हो जाएगी, दुर्गंधित रहेगी। ठीक है, जैसे आप लोग एक चीज देखे होंगे आप, और इस विकृत गंधिता की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है ये भी जानना हमें जरूरी है। ठीक है, किस चीज के माध्यम से इस चीज को हम दूर रख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कंपनियों से कुरकुरे, चिप्स वगैरह ये सब बन के आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो अभी के तुरंत नए पैकिंग रहते हैं, तुरंत छान के तुरंत पैक करके आपके पास आता है? ऐसा तो है नहीं, काफी दिन के बने होते हैं, कंपनी में डील होती है उनकी, फिर वो स्टोर्स पे आते हैं, छोटे छोटे दुकानों पे आते हैं, उसके बाद बिकते हैं, तब आप खाते हो। तो इतना उनका आने में ही समय लग जाता है, और उनको बनाया बहुत पहले गया है, और जब आप काट के खाते हैं तो फ्रेश, बिल्कुल जो आलू की चिप्स होते हैं बिल्कुल फ्रेश आपको मिलते हैं, एकदम कुरकुरे से, ऐसा लगता है जैसे कि अभी कुछ देर पहले का बना। क्यों? इसका क्या कारण है? 5 रुपए आप पे करते हो उसका, या 10 रुपए आप पे करते हो, इसका एक ही कारण है कि जब आप वो, एक चीज आप और देखते हैं कि वो जो चिप्स यानी कुरकुरे का जो पैकेट होता है वो फूला हुआ रहता है, गैस से भरा रहता है। ठीक है, जब आप उस कुरकुरे को निकाल के खाते हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश मिलता है, कारण उसका नाइट्रोजन गैस है, कंपनी उसमें नाइट्रोजन गैस डालती है, जिसके कारण से विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं हो पाता, वो कुरकुरा ममस नहीं जाता, मतलब सिकुड़ सा नहीं जाता है, वो फ्रेश कुरकुरा एकदम ताजा बना रहता है। तो जो 5 रुपए आप पे करते हो कुरकुरे का, वो मेरे हिसाब से वो चिप्स का रेट नहीं होता, वो नाइट्रोजन गैस का ही पैसा आपसे ले लेता है। ठीक है, उस चीज को बिल्कुल फ्रेश रखता है। तो ये तो हो गया था इलाज, नाइट्रोजन गैस विकृत गंधिता से कैसे हमें बचा लेती है, किसी भी वस्तु को बचा लेती है खराब होने से। विकृत गंधिता है क्या चीज, ये हमें समझना जरूरी है कि किसी तैलीय या आवासीय चीज को बार बार यूज में लाया जाए। ठीक है, तो इस क्रिया के दौरान विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाती है, जिससे कोई भी खाद्य पदार्थ बनाई जाने वाली या बनाई गई वो खराब हो जाती है और दुर्गंधित हो जाती है। इसका सरल भाषा में डिफिनेशन लिख लो पहले। ठीक है, विकृत गंधिता डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। जब तेल वसा उपचयित होते हैं तो ऐसी प्रतिक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, उपचयित होने का मतलब उनका बार बार यूज होना। ठीक है, इसके होने से खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाता। ठीक है, बस इतना ही ये विकृत गंधिता होती है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की उपयोगिता से इसके क्रिएट प्रॉब्लम से दूर हटा जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चिप्स के बारे में बताया कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे विकृत गंधिता की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, वो चिप्स मुलायम ना होने पाए, वो ऐसे ही कुरकुरे और हमेशा ताजे बने रहे। ठीक है, इस कारण से नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है। हालांकि विकृत गंधिता की ये डिफिनेशन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संक्षारण। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हमने रिएक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, संयोजक अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, दोहरा विस्थापन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, और पढ़ा हमने विकृत गंधिता, और अब पढ़ेंगे संक्षारण। ठीक है, ये आपके लेसन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है, संक्षारण, इसका डिफिनीशन लिखने से पहले, इसके बारे में कुछ जानने से पहले सरल भाषा में जान लेते हैं कि होता क्या चीज है। संक्षारण का मतलब समझो, जैसे लोहे में जंग लगती है, तो जब लोहे में जंग लगती है तो क्या होता है, लोहे में क्या कौन सा परिवर्तन आप देखते हैं? उसका मतलब वजन ज्यादा हो जाता है, उसमें तत्वों की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है? ऐसा नहीं, वजन भी घट जाता है, तत्व की मात्रा भी घट जाती है। ठीक है, आप बहुत पुरानी इमारत की नींव के नीचे दीवार को देखिए,
वहां क्या होता है, वहां जर्जरपना आप देखेंगे। जिस समय वो बनाया गया था, ठीक है, मसाले और ईंट को मिलाकर, ठीक है, उस समय जो मजबूती उसमें थी, आज वो नहीं है। आप हल्का सा ऐसा हाथ लगाते हो तो बालू झरझर झरझर सब नीचे गिरता है, सारे मसाले सब नीचे गिरते हैं, ठीक है। वो प्रतिक्रिया संक्षारण के अंतर्गत आती है, ठीक है। कोई बहुत पुराना वस्तु बना हो किसी भी तत्व का, ठीक है, उसमें उसके परतों पर या उसके पेंदी पर या उसके छतों पर कोई कमजोर परत आ गई हो, या मतलब उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ गया हो, तो भी संक्षारण के अंतर्गत आएगा। कई ऐसी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सरल भाषा में इसका हम डिफिनीशन समझ लेते हैं, उसके बाद संक्षारण का एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, बस। ओके, तो संक्षारण का डिफिनीशन ये है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारण हो जाती है, ठीक है, संचरित हो जाती है। कहने का मतलब किसी अम्ल के संपर्क में आने के बाद, ठीक है, या किसी बहुत ज्यादा हीट या बहुत ज्यादा क्या नाम है ठंड से संपर्क में आने के बावजूद इनका संक्षारण हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा पुराने पुल या इमारत की बात मैंने की आप लोगों के सामने, तो उनमें आर्द्रता का अभाव, आर्द्रता के संपर्क में वो आते हैं, इसलिए उनके जो दीवार होते हैं, उनके जो आधार होते हैं नीचे से जिससे वो बने होते हैं, उनमें क्षरण होने लगता है। जिस मटेरियल से वो बना होता है उसका क्षरण होने लगता है, उसमें कमी आने लगती है, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप गिर जाते हैं, क्षरित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लोहे में जंग लगना, जैसे मैंने बताया कि लोहे में जब जंग लग जाता है तो ना तो उसका वजन बढ़ता है और ना उसके पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, दोनों में कमी आ जाती है। तो जब इन दोनों में कमी आ जाएगी तो जिस चीज पे वो सपोर्ट किया होगा, जिस चीज को वो प्रोटेक्शन दिया होगा, वहां तो जाहिर सी बात है कमजोरी आ ही जानी है, ठीक है। तो ये संक्षारण का परिभाषा था, और संक्षारण का ये दो एग्जाम्पल है जो कि बिल्कुल सरल है, मैंने आपको लिखवा दिया है। हालांकि ऐसे कई एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं और बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का ये इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक था हमारा, ठीक है। इसके बाद अब हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड में आने लायक होते हैं और प्रायः उन्हें पूछा जाता है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग पढ़ाए हुए चीज को रिवीजन कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।